सुप्रभात विद्यार्थियों। इतिहास के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य का यह हमारा दूसरा वीडियो है। विजयनगर साम्राज्य के पहले वीडियो में हमने वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, विजयनगर की स्थापना, वहाँ के प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा की थी। आज इस दूसरे वीडियो में हम विजयनगर की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विजयनगर की शासन व्यवस्था की जानकारी हमें तत्कालीन शासकों के अभिलेखों, साहित्य ग्रंथों और विदेशी यात्रियों अब्दुल रज्जाक, निकोलो कॉन्टी, डोमिंगो पाइस, नूनीज, इतियत बारबोसा, सीजर पैट्रिक, सेवेल, जिन्होंने उस समय विजयनगर की यात्रा की थी, उनके यात्रा विवरणों से हमें प्राप्त होती है। इस राज्य की शासन व्यवस्था पर हमें दक्षिण भारत के प्राचीन राजतंत्रों का प्रभाव दिखाई देता है, मगर बदलती हुई परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप उस शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन भी विजयनगर में किए गए थे। चोल चालुक्य काल की शासन व्यवस्था के साथ साथ इस राज्य की शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व था यहाँ के बड़े बड़े सेना नायकों, अधिकारियों और नौकरशाहों का भूमि पर स्वामित्व। ये अधिकारी सामान्यतः बड़े बड़े सेना नायक थे जिन्हें नायक कहा जाता था, और स्थानीय जो नौकरशाह थे, राजकीय अधिकारी थे, वो आयंगार कहलाते थे। विजयनगर की नायंकार व्यवस्था भी इसकी शासन प्रणाली की एक विशिष्ट देन या विशेषता थी। हम देखते हैं सबसे पहले केंद्रीय शासन व्यवस्था। केंद्रीय शासन व्यवस्था में राजा प्रथम सोपान पर था। राजा को राय कहा जाता था, जो राज्य और शासन का केंद्र बिंदु होता था। शासन की सारी धुरी जो है राजा के इर्द गिर्द घुमा करती थी। राजा ही शासन की समस्त शक्ति का स्रोत, सैनिक एवं असैनिक शासन का प्रधान और सर्वोच्च न्यायाधीश था। राजपद वंशानुगत था, मगर शासक के अयोग्य होने की स्थिति में उसे गद्दी से हटा करके दूसरा वंश परिवर्तन हो जाता था। मगर विजयनगर के शासक निरंकुश नहीं थे। वे धर्म के अनुसार शासन करते थे और प्रजाहित का सदैव ध्यान रखते थे। प्राचीन भारत की राज्याभिषेक पद्धति का अनुसरण करते हुए विजयनगर के शासक अपना राज्याभिषेक भी करवाते थे। राजा के चयन में राज्य के मंत्रियों और सामंतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। सिंहासन पर बिठाने में सामंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कृष्णदेव राय को सिंहासन पर बिठाने में मुख्यमंत्री तिम व सदाशिव राय को शासन बनाने में प्रधानमंत्री राम राय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। राज्याभिषेक के समय राजा प्रजापालन और निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता था। राज्य के समस्त कार्य, युद्ध, शांति की घोषणा, नियुक्तियां, दान की व्यवस्था आदि राजा द्वारा ही किए जाते थे। कृष्णदेव राय का राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ आमुक्त माल्यद में राजपद के आदर्शों का वर्णन किया गया है। आमुक्त माल्यद में कृष्णदेव राय लिखता है, एक मुकुटधारी राजा को सदैव धर्म के अनुसार ही शासन करना चाहिए। वह लिखता है कि अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के उद्देश्य को सदैव आगे रखो, तभी देश के लोग राजा के कल्याण की कामना करेंगे, और राज्य का कल्याण तभी होगा जब देश प्रगतिशील और समृद्धिशील होगा। यह आदर्श ही अपने आप में ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि राजा को कैसा आचरण करना चाहिए। विजयनगर में एक साथ दो शासकों के शासन करने के उदाहरण भी मिलते हैं। हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने एक साथ ही विजयनगर की स्थापना की और साथ साथ शासन भी किया। इसी प्रकार संभवतः विजयराय और देवराय द्वितीय ने भी एक साथ शासन किया। युवराज के अल्पायु होने पर शासक का संरक्षक के रूप में किसी मंत्री को नियुक्त कर दिया जाता था। विजयनगर के राज्य में राजा की सत्ता अनियंत्रित नहीं थी।
राजा स्वयं को प्रजा के प्रति उत्तरदायी समझता था। व्यापारिक निगम, ग्रामीण संस्थाएं एवं धार्मिक जन समितियाँ राजा को निरंकुश होने से रोकती थी। राजा को सलाह देने के लिए राज परिषद होती थी, जो कि राजा का राज्याभिषेक भी करती थी और देश का प्रशासन चलाती थी। राज परिषद में बड़े बड़े प्रांतीय सूबेदार, बड़े बड़े भूमिपति नायक, सामंत शासक एवं व्यापारिक निगमों के प्रतिनिधि होते थे। राज परिषद राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण का कार्य करती थी, मगर राजा इसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं था। इसके साथ ही राजा को शासन कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी, जिसका अधिकारी महाप्रधानी कहलाता था। महाप्रधानी की स्थिति प्रधानमंत्री के समान थी। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, मंत्री, उपमंत्री और अन्य उच्च पदाधिकारी सम्मिलित होते थे। मंत्री परिषद की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री भी करता था। मंत्री ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों से हो सकते थे। विद्वान व्यक्ति, राजनीति में निपुण और प्रौढ़ आयु के व्यक्तियों को राजा मंत्री बनाता था। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष था वो सभा नायक कहा जाता था। केंद्रीय शासन में अन्य उच्च पदाधिकारी भी होते थे, जिन्हें दंड नायक कहा जाता था। दंड नायक सेनापति, न्यायाधीश तथा अन्य प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किए जाते थे। कार्यकर्ता नाम से अधिकारियों की एक अन्य श्रेणी भी होती थी। शासन का संचालन करने के लिए एक केंद्रीय सचिवालय होता था, जहां प्रशासनिक अधिकारी बैठ कर के राजकार्य देखा करते थे। और इस केंद्रीय सचिवालय में विभागों का बंटवारा भी किया गया था। राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला सचिव रायसम और लेखाधिकारी का काम करने वाला सचिव कर्णिकम कहलाता था। शाही मुद्रा रखने वाला मुद्राकर्ता और मुख्य सचिव सर्वनायक कहा जाता था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की और उसने विजयनगर के सचिवालय के रूप में दीवान खाना का उल्लेख किया है। उसके अनुसार दीवान खाना या केंद्रीय सचिवालय एक 40 स्तंभों वाला विशाल भवन था, जहाँ पर बैठ कर के शासन कार्य का संचालन और प्रबंधन होता था। विजयनगर का साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को राज्य भी कहा जाता था। डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 200 बताई है, पर मुख्य प्रांत 6 ही थे। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और सुदृढ़ किले से युक्त प्रदेश को प्रांत बना दिया जाता था। प्रांतों को मंडलों का विभाजन कोट्टम का नाडुओं में, नाडुओं का मेलाग्राम में और मेलाग्राम ग्रामों का समूह होता था। इस प्रकार ये प्रशासनिक ढांचा था। प्रांतों में राज परिवार के व्यक्तियों या अनुभवी कुशल दंडनायकों को प्रांतपति और सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता था। सूबेदार का कार्यकाल उसकी प्रशासनिक योग्यता पर निर्भर करता था। सूबेदार अपने क्षेत्र में शांति व व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। सामान्यतः राजा उनके कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था, परंतु यदि उनके विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत मिलती तो राजा उनकी जांच करवाता था और उन्हें पद से हटा भी सकता था। विजयनगर के प्रांतीय शासकों को अनेक विशेष अधिकार मिले हुए थे, जैसे वो अपने सिक्के ढाल सकते थे, वह विभिन्न प्रकार के कर लगा सकते थे और भूमि दान दे सकते थे। केवल और केवल दक्षिण भारत के प्रांतीय शासकों को ही ये अधिकार मिले होने का हमें उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत में सूबेदारों या प्रांतीय शासकों को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं थे। कर्नल टोड ने यूरोप की जो सामंतीय व्यवस्था बताई है, वहाँ के सामंतों को जरूर सिक्के ढालने का और कर लगाने का और भूमि दान देने का अधिकार था। भारत में दक्षिण भारत को छोड़ करके हमें प्रांतीय शासकों को सिक्के ढालने या कर लगाने के अधिकार के प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। तो दक्षिण भारत के प्रांतीय शासकों के विशेष अधिकार थे सिक्के ढालना, कर लगाना और भूमि दान देना। बाकी ये सारे अधिकार केंद्रीय प्रशासन के या राजा के ही होते थे। सूबेदार प्रांतों में कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे। वह अपने प्रांत की राजस्व का कुछ अंश केंद्रीय राजकोष को भेजते थे और ज़रूरत होने पर शासक को सैनिक सहायता भी उपलब्ध करवाते थे। ये प्रांतीय प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का था, इसका एक सीरियल मैंने यहाँ देने का प्रयास किया है। तो सबसे ऊपर केंद्रीय शासन या विजयनगर साम्राज्य था। उसके बाद वो साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। एक प्रांत मंडलों में विभक्त था। मंडल से छोटी इकाई बलनाडु थी, बलनाडु से छोटी इकाई नाडु थी,
नाडू से छोटी मेला ग्राम और सबसे छोटी इकाई को ग्राम का ऊर या ग्राम कहा जाता था। प्रांत को हम आधुनिक स्टेट, मंडल को कमिश्नरी या संभाग, बलनाडु को जिला, नाडु को तहसील या परगना हम इस समझ सकते हैं। मेला ग्राम 50 गाँवों का एक समूह होता था और जिसे हम आज ग्राम पंचायत के रूप में कह सकते हैं, और ऊर ग्राम या एक राजस्व ग्राम हुआ करता था। विजयनगर राज्य के स्थानीय प्रशासन को हम देखें तो ये काफ़ी स्वायत्त हमें दिखाई देता है। यहाँ एक सभा होती थी गाँव का शासन चलाने के लिए, जिसे महासभा ऊर या महाजन कहा जाता था। ये वर्तमान में ग्राम पंचायत के समान होती थी। पूरे गांव को अनेक वार्डों और मोहल्लों में विभाजित करके वहां से प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे। सभाएं गांव की ओर से सामूहिक निर्णय लेती थी। इन्हें गांव की भूमि बेचने और दान देने का भी अधिकार था। ग्राम सभाएं राज्य के करों को एकत्र करती थी और भूमि संबंधी रिकॉर्ड का लेखा जोखा रखती और रिकॉर्ड भी तैयार करती थी। यदि कोई किसान पूरा राजस्व नहीं चुकाता था तो वह उसकी भूमि जब्त भी कर सकती थी। प्राकृतिक संकट के समय वह राजा से निवेदन करके भूमि कर माफ़ करवाती थी। सभाओं को न्यायिक अधिकार भी थे। छोटे छोटे मामलों का वो निपटारा करती थी। विशेष तौर से दीवानी मामलों का फैसला करती थी और फौजदारी के भी छोटे जो मामले होते थे उनमें भी इनको दंड देने की शक्ति प्राप्त थी। नाडू गांव की बड़ी प्रशासनिक इकाई को भी कहा जाता था। इसकी सभा को भी नाडू कहा जाता था और नाडू के सदस्य नाथवर कहलाते थे। इसके अधिकार भी ग्राम सभा या आधुनिक ग्राम पंचायत के समान ही होते थे। इन ग्राम सभाओं पर महानायकाचार्य नामक एक अधिकारी के द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। इसे वर्तमान में हम विकास अधिकारी या BDO कह सकते हैं, जो कि ग्राम पंचायतों पर निरीक्षण और देखरेख का कार्य किया करता था। विजयनगर की न्याय व्यवस्था को हम देखें, न्याय व्यवस्था एक प्रकार से हमें कठोर दिखाई देती है। राजा ऐसे सर्वोच्च न्यायाधीश था और उसका फैसला जो है किसी भी मामले में अंतिम होता था। उसके नीचे के न्यायालय प्रांतीय स्तर के होते थे, जिनमें प्रांतपति खुद न्याय करता था और अन्य छोटे छोटे अधिक गाँवों में या नगरों में अनेक न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। ग्राम स्तर के जो छोटे विवाद थे उनका समाधान ग्राम सभा कर दिया करती थी। जब लोग इनके निर्णय से असंतुष्ट होते थे तो वे राजा या प्रांतपति को उस फैसले के बारे में याचना प्रस्तुत कर सकते थे, निवेदन कर सकते थे। राजा का निर्णय अंतिम होता था। दीवानी मुकदमों का निर्णय प्रचलित कानून, परंपराओं और हिंदू विधि के अनुसार होता था। दस्तावेजों पर गवाहों के साइन करवाए जाते थे। दीवानी कानून तोड़ने पर लोगों पर जुर्माना लगाया जाता था। फौजदारी कानून कठोर था। सच्चाई का पता लगाने के लिए शारीरिक यातनाएं भी दी जाती थी। कभी कभी अपराधी को हाथी के सामने फेंक कर कुचलवा दिया जाता था। चोरी, व्यभिचार एवं राजद्रोह के लिए प्राण दंड या हाथ, कान, नाक, आँख काट लिया जाता था। नूनीज, इतालवी यात्री नूनीज ने जो चतुराई के समय आया था, उसने इन बर्बर दंडों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। मगर ब्राह्मण जो है इन दंडों से मुक्त थे, उन्हें देश निकाला दे दिया जाता था। अब देखें हम कृषि एवं भू राजस्व व्यवस्था। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। इसे शिष्ट कहा जाता था। भूमि कर वसूल करने वाला जो विभाग था वो विजयनगर साम्राज्य में अठवाने कहलाते था। विजयनगर राज्य में भूस्वामित्व के अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं। जिन ग्रामों की भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, ऐसे ग्राम भंडारवाद ग्राम कहलाते थे। इन गांवों के किसान सीधे ही राज्य को कर चुकाते थे। जैसा कि हमने सल्तनत काल में देखा था, खालसा जो ज़मीन थी वो एक प्रकार से विजयनगर की भंडारवाद ज़मीन के समान थी। खालसा जो राजा के डायरेक्ट नियंत्रण में होती थी। ब्राह्मणों, मंदिरों और मठों को दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेय, देवदेय या मठापुर भूमि कहलाती थी। यह भूमि करमुक्त होती थी। विजयनगर में भूस्वामित्व जो दिया जाता था वो वेतन के बदले सैनिकों या अधिकारियों को भी दिया जाता था। ऐसी वेतन के बदले दी गई भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था और अमरम भूमि से का जो मालिक होता था उसे अमरनायक कहा जाता था। प्रारंभ में यह सेवा शर्तों के अधीन होती थी अमरम भूमि, बाद में धीरे धीरे ये वंशानुगत हो गई।
और ग्राम में कुछ विशेष सेवाओं के बदले भी लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसे उबली भूमि कहा जाता था। युद्ध में वीरता दिखाने या युद्ध में अनुचित रूप से मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि रथ कोड़गे कहलाती थी। ब्राह्मण, मंदिर और बड़े भूस्वामी जो स्वयं खेती नहीं करते थे, वे किसानों को पट्टे पर भूमि दे दिया करते थे। पट्टे पर ली गई भूमि कुटकी कहलाती थी। कुटकी वस्तु तो नकद या जिन्स के रूप में उपज का अंश था, जिसे किसान भूस्वामी को प्रदान करता था। एक प्रकार से उनके ठेके पर जो आजकल जो ज़मीन गाँव में रहने वाले व्यक्ति शहरों में रहने वाले व्यक्ति जो गाँव के किसान को दे देते हैं, इसी प्रकार की व्यवस्था थी कुटकी। कुटकी वस्तु नकद या जिन्स के रूप में उपज का अंश था, जिसे किसान भूस्वामी को प्रदान करता था। भूस्वामी एवं पट्टेदार के मध्य उपज की हिस्सेदारी वारम कहलाती थी। खेती में लगे मजदूरों को कूदी कहा जाता था। भूमि के क्रय विक्रय के साथ साथ ये कृषक मजदूर भी इधर उधर हस्तांतरित हो जाते थे। विजयनगर राज्य में सिंचाई विभाग नहीं था। केवल व्यक्तिगत प्रयासों व मंदिरों, मठों, संस्थाओं ने सिंचाई के साधनों के विकास में अपना योगदान दिया। सिंचाई के विस्तार का कार्य धार्मिक कार्य माना जाता था। ऐसे लोगों को राज्य कर्ममुक्त भूमि प्रदान करता था। नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती थी। अभिलेखों में बड़े बड़े तालाबों के निर्माण एवं मरम्मत के उल्लेख मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति के बाद उसकी संपत्ति का कोई वारिस नहीं होता था, तो वह संपत्ति सिंचाई साधनों के विकास के काम में ली जाती थी। यदि सिंचाई के साधनों के विनाश के कारण लोग गांव छोड़कर चले जाते थे, तो राजा उन गांवों को फिर से बसाने के लिए सिंचाई के नष्ट हुए साधनों की मरम्मत करवाता था। सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के लिए ग्रामवासियों द्वारा वार्षिक रूप से निश्चित मात्रा में अनाज इकट्ठा करने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। सिंचाई संबंधी विवाद होने पर ग्राम सभा या स्थानीय अधिकारी उस विवाद को निपटाने में सहयोग करते थे। राज्य में कर निर्धारण के रूप में भूमि 4 भागों में विभक्त थी: सिंचित, शुष्क, उद्यान व वन भूमि। सामान्य जो लगान की दर थी सामान्य किसान से वो 1/3 से 1/6 तक होती थी। फिर भी कर का निर्धारण भूमि की श्रेणी व उपज के अनुसार होता था। ब्राह्मणों से उपज का 1/20 और मंदिरों की भूमि से उपज का 1/30 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। लगान नकद व जिन्स दोनों रूपों में वसूल होता था। नकद वसूला गया राजस्व सिद्धदाय कहलाता था। भूमि की नियमित पैमाइश होती थी और भूमि के सीमांकन के लिए ज़मीन में पत्थर गाड़े जाते थे। चावल, दालें, चना, जौ और तिलहन व्यापक रूप से उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ थे। नील और कपास की खेती होती थी। पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में काली मिर्च और अदरक उगाई जाती थी। इलायची और नारियल भी यहाँ विजयनगर से निर्यात होता था। इस प्रकार एक कृषि एवं न्याय व्यवस्था थी। हमने विजयनगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उस पर संक्षिप्त में प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इसमें केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन, वहाँ की न्याय व्यवस्था, कृषि एवं भू राजस्व व्यवस्था इत्यादि पर हमने थोड़ी चर्चा की है। निश्चित रूप से ही यह वीडियो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। जय हिंद।